से सबको अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? सबके ठीक ठाक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? काइंडली बताइए। आइडिया है इसका? आवाज़ आप चेक करो, आवाज़ ठीक है? अपने पास से चेक करो, आवाज़ ठीक है? चलिए सर, सब्जेक्ट की तरफ आने से पहले ज़रा मेरी आपकी क्लास के बारे में परसेप्शन ये है कि आप सब लोग पीआरसी से कॉस्ट और FA1 में आए होंगे। तो आप में से ऐसे भी हैं जो FA1 अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो काइंडली बस वो बता दें जो FA1 पढ़ने के बाद यहाँ तक पहुँचे। तो इसका मतलब मिक्स ही है। चलिए सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए सिलेबस का, बीच में बाकी बातें फिर मैं रखता हूँ आपके सामने। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, पढ़ के अपना फर्स्ट पेज सामने रखें। आप सब लोगों ने पीएचडी में अकाउंटिंग तो पढ़ी हुई है। कोई ऐसे हो जिसने AFC किया और उसके बाद यहाँ तक पहुंचे? नहीं यार, AFC के फौरन बाद बगैर कोई अकाउंटिंग पढ़े यहाँ तक पहुंच गए। इसी जमाने में मेरी तरह आपने AFC किया था और उस जमाने के बाद आप आज ही अब अकाउंटिंग में। ये नहीं पूछ रहा AFC करके, इंट्रो पढ़ के, FA1 पढ़ के, ये नहीं कह रहा। AFC में अकाउंटिंग पढ़े बगैर और उसके बाद भी कोई अकाउंटिंग पढ़े बगैर कोई कॉस्ट तक तो नहीं आ गए, यानी कि मेरे अलावा कोई भी नहीं। इसका मतलब ये हो कि आप सबको पहले कोई अकाउंटिंग का नॉलेज है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूंगा। हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप लोगों ने बेटा जो अकाउंटिंग पढ़ी है ना, वो थी पहले बोर्ड पे देखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे PRC में शायद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और FA1 जिन्होंने पढ़ी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले थोड़ी सी जरा क्या थी वो जरा मैसेज सुनना। जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है तो एक अकाउंटेंट जो उस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करता है। तो सुना है लफ्ज़? जर्नल में डबल एंट्री करके उसे रिकॉर्ड कर लेता है। फिर जर्नल के बाद लेजर्स बनाता है। लेजर्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस में लिख लेता है। ट्रायल बैलेंस अगर बन जाए तो फिर कुछ एडजस्टमेंट्स करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना लेता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल या इक्विटी की इंफॉर्मेशन लिख लेता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस वगैरह लिख के नेट प्रॉफिट निकाल लेता है। नहीं सही कह रहा हूँ सर? सही कह रहा हूँ सर? इसका मकसद ये होता है कि जो बिजनेस के ओनर्स हैं उनको पता चल जाए कि हमारे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो दिस वाज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपने पहले किसी ना किसी हद तक पढ़ी हुई है। ठीक है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट आपको थोड़ा सा मैंने याद करवाया। तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सबसे पहले क्या बनता है? जर्नल बनता है। देन क्या बनता है? लेजर्स के बाद ट्रायल, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने दो बोली हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अगर आप लोगों ने पढ़ा। हमारे यहाँ इस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो रादर देन फाइनेंशियल अकाउंटेंट, तो आपका बेटा काम ये होगा कि सबसे पहले इन वर्ड्स पर थोड़ा सा गौर करें। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बिजनेस में जो चीजें खरीद के या बना के बेची जा रही हैं उनकी कॉस्ट कितनी है वो कैलकुलेट कर लेना। अब मैंने दो लफ्ज बोले, खरीद के बेची जा रही हूँ या बना के बेची जा रही है। उसमें बिजनेसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये भी थोड़ा सा आप लोगों ने शायद PRC में कभी वर्ड सुना हो, लेकिन हमने इंशाल्लाह काफी डेप्थ में आगे जाना, तो जस्ट आपको कुछ वर्ड्स मैंने रिकॉल ही करवाना है। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? जिसमें चीजों को खरीद के बेचा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मोबाइल शॉप जेन में लाया आप, तो वो मोबाइल शॉप वाला क्या कर रहा है, मोबाइल बना के नहीं बेच रहा, मोबाइल खरीद के उसने रखे हुए, और फिर जिस प्राइस पे उसने खरीदे वो कॉस्ट है उसकी, उसमें वो अपना प्रॉफिट प्लस करता होगा, और किस प्राइस पे बेचता होगा, सेल प्राइस पे बेचता होगा। बात सही की मैंने? तो अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस हो तो क्या कर रहे होंगे आप, चीजें खरीद के बेच रहे होंगे, और जिस प्राइस पे आप चीजें खरीद रहे होंगे वो उसकी कॉस्ट होगी, तो उस केस में तो कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो वो चीजों को पहले मैन्युफैक्चर करेगा, बनाएगा, फिर बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल जरा एक एग्जाम्पल के तौर पे होंडा लिमिटेड जेन में लाए, होंडा गाड़ियां बनाने वाले, वो क्या करेंगे, पहले होंडा कार्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, गाड़ी बनाएंगे। अब गाड़ी बनाने में क्या क्या खर्चा उनका आएगा, जस्ट एक आइडिया के तौर पे आप खुद से सोच सकते हैं। तो ये चीजें होंगी जिनसे वो गाड़ी बना रहे होंगे, फिर कुछ एम्प्लॉइज होंगे जो उन चीजों को जोड़ रहे होंगे, सच्ची होंगे सर, तो उनकी फैक्ट्री होगी जिसमें वो चीजें बना रहे होंगे। तो जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो सारे किस मकसद के लिए इंकर हो रहे हैं, ताकि वो गाड़ी बन जाए। तो उस गाड़ी को बनाने के में कितनी कॉस्ट आई, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो हम बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो एक गाड़ी कितने की बनी, उसमें कितना मटेरियल लगा, कितने एम्प्लॉयज का खर्चा लगा, कितने अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे, उन सबको अगर हम प्लस कर लेंगे तो हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट तक भी पहुंच जाएंगे। अगर हमें कॉस्ट ही बेटा नहीं पता होगी तो हम फिर अपनी सेलिंग प्राइस का भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होना चाहिए कि पहले क्या पता चले, कॉस्ट पता चले, फिर आप प्रॉफिट ऐड करेंगे और सेल प्राइस डिटरमिन कर सकेंगे। तो हमारा एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या रोल होता है कि हमने क्या कैलकुलेट करना होता है कि चीजें जो बन रही हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, फिर उसका तरीका क्या होगा वो तो इंशाल्लाह मैं भी डिस्कस करूंगा। तो मेजर हमारा जो इस सब्जेक्ट में एम्फोसिस होगा वो ट्रेडिंग बिजनेसेस की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस पे होगा, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में तो आप अगर फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल खरीद रहे हैं तो जिस अमाउंट पे खरीदेंगे वही उसकी कॉस्ट है, लेकिन चीज़ों को बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट इंकर होती हैं ये हमें डिटरमिन करना पड़ता है बाय यूजिंग द टेक्निक्स विच आर डेवलप्ड इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि हमने चीज़ों की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। देन फिर बेटा सम टाइम बिजनेस में ये डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है कि फ्यूचर में हम कौन सी प्रोडक्ट्स को बनाएं जिनमें फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ज़्यादा है, किन प्रोडक्ट्स को हमें बनाना इसलिए छोड़ देना चाहिए कि फॉर एग्जांपल उन पर लॉस है। तो फ्यूचर की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी हम अकाउंटेंट्स को करनी पड़ती है, वो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। तो कॉस्ट, चीज़ों को बनाने का जो खर्चा है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, और उन कॉस्ट की बेस पे फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग एक सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन जाती है। तो सिंपली हमने इसमें करना बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि हमने चीज़ों की कॉस्ट डिटरमिन करके एक तो पहले ये देखना है कितने में बेचें, और फिर सेकंड ये भी देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है, देयरफॉर उनको फ्यूचर में उनको ज़्यादा बेचने की कोशिश करें, और जिन प्रोडक्ट्स में लॉस अगर आ रहा है तो उनको बेचने की बजाय फिर उनकी जगह कोई और ऐसी प्रोडक्ट डेवलप की जाए जिससे बेच के प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो ये फ्यूचर से रिलेटेड होती है, और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो ये जो पास्ट में जितना खर्चा हो गया उसकी कैलकुलेशन की बात होती है, और दोनों को अगर इकट्ठा करते हैं तो सब्जेक्ट का नाम क्या बन गया हमारे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा फोकस ये है कि ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिख के उनसे लेजर्स बना के ट्रायल बना के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना ली जाए, और चीज़ों में कॉस्ट इंकर कितनी हुई है, कितनी कॉस्ट की वो चीज़ें बनी हैं, उनकी बेस पे फ्यूचर में क्या करना है। अगर हम इस तरफ चले जाएंगे तो ये फिर किस अकाउंटिंग का काम हो जाएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का। तो थोड़ा सा बेसिक मैंने डिफरेंस बताया, क्लियर हो गया। और इसमें भी ट्रेडिंग बिजनेस में हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होगा, ट्रेडिंग बिजनेस में इतने इश्यूज नहीं है। मेन इशू किस में आता है कि जिसमें चीज़ों को बनाने पे कौन कौन सी कॉस्ट फिर किस तरह एक्यूमुलेट करनी होती है, वो सारी मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैंने जस्ट अभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वर्ड्स में जो वर्ड थे वो आपके सामने फिर एक्सप्लेन किए। कोई कंफ्यूजन है मेरी बात में? सबको समझ आ गई बात? सबको समझ आ गई सर? तो इस क्लास में बेसिकली हम क्या बन के सोचा करेंगे कि हम किसी बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, और हमारा जो फोकस है वो कॉस्ट कैलकुलेट करना, उसमें फिर प्रॉफिट डिटरमिन ऐड करके सेल प्राइसेस बनाना, और सेकंड उन कॉस्ट की बेस पे फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करना हुआ करेगा। ठीक हो गया यहाँ पे? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी बात को समझ आई? एनी कंफ्यूजन अगर मेरी किसी बात में कोई मसला रह गया? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बता दें बेटा, आपके पास ऑप्शन है, बता सकते हैं। चलिए आपके साथ पेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जरा सिलेबस को जस्ट एक नज़र पढ़ लें।
आपके लिए वैसे ये सब कुछ ही नया है, जिनके पास नहीं हो रखा है वैसे है ये फर्स्ट पेज फिलहाल शेयर करने लगा। इसमें भी स्पेशली एक सबसे पहले तो ग्रेड सी बनी हुई है, ग्रेड के नीचे लिखा हुआ स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस, इस हेडिंग पे आता है। पेन पकड़े हाथ में, जस्ट इसको पढ़ने का मकसद ये है कि जरा कुछ वर्ड्स से हम जरा फेमिलियर हो जाए। वैसे तो ये हर लाइन में एक चैप्टर छुपा हुआ है, लेकिन पॉइंट 1 शायद ऐसी चीज है जो पहले आपने कभी वर्ड सुने होंगे, कभी सुना है 5 को? इस चीज की एब्रीविएशन इन्वेंटरीज में यूज होता है, फिर इसमें वेटेड एवरेज मेथड भी है, फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का प्रिंसिपल भी है, थोड़ी सी हर सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। देन फिर कुछ कॉस्ट डायरेक्ट होती हैं, इनडायरेक्ट होती हैं, जस्ट वर्ड्स सुन के से आगे चलते रहिए। फिर वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट भी होती हैं। फिर मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट्स के खर्चे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, 6 के साथ आप ब्रैकेट में लिखें। फिर लेबर की कॉस्टिंग कैसे करते हैं, ब्रैकेट में लेबर लिखें। देन इसके बाद फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग, सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट इकट्ठा करके जरा बोर्ड पे देखें जिससे मैंने किया, इसके साथ डिसीजन मेकिंग लिखा, फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग्स की भी टेक्निक्स क्या हैं, तो इस नंबर 7 और 8 की जो हेडिंग्स हैं इसमें डिस्कस करेंगे। फिर 9 और 10 में कुछ फ्लो चार्ट्स भी हैं, ग्राफ्स भी हैं, इसको आप ब्रेक इवन करें। शायद क्यूम में कभी ये लफ्ज सुना हो आपने, एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। तो ये भी बहरहाल लंबे लंबे टॉपिक्स हैं कॉस्ट में, दो तीन हफ्ते की शायद है। देन एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखा हुआ, इसके साथ बैकग्राउंड मटेरियल लिखा। ये सब जस्ट आपके सामने वर्ड्स बोलने का मकसद इस वक्त कुछ भी और नहीं है सिवाय इसके फर्स्ट टाइम कम से कम वर्ड सुन रहे हैं। देन नंबर 12 से लेकर नंबर 17 तक इकट्ठा करके वेरिएंस एनालिसिस हमारा एक मेजर टॉपिक है। तो 12 से लेकर जो 17 तक लिखा है ये वेरिएंस एनालिसिस है। अगर आपकी प्लानिंग कुछ और हो और एक्चुअल कुछ और हो जाए, आपने प्लान ये किया हो कि 1 लाख यूनिट्स बनाने थे और बने फॉर एग्जांपल 1,20,000 हैं, ये कम बने 80,000, तो ये वेरिएंस डिफरेंस क्यों आया है, इसको फिर एनालाइज किया जाता है, तो उसकी भी टेक्निक्स है। देन फिर 18, 19 और 20 ये अलग अलग टॉपिक्स के नाम है, टारगेट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग है असल में इशू ये है, एक तो नंबर 1 इसका सिलेबस काफी ज्यादा है, नंबर 2 इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा, सिलेबस की डेप्थ बहुत ज्यादा, क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट स्टाइल से बन जाते हैं, तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो जब पहली चीज काइंडली इस क्लास में आपने याद रखनी हुई है कि नंबर 1 क्लास कोई मिस ना हो, नंबर 2 क्लास में टाइम पे है, एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ द क्लास वो सबको पता है, भूल जाता है नहीं भूल जाता है, रास्ते में रहता है। तो नंबर 1 प्लीज डेली है, नंबर टू टाइम पे है। खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर क्लास ना ले सके, हो सकता है इंसान है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, जो उस दिन हुआ है वो कम से कम लेक्चर लेके ही अगली क्लास तक। अगर फॉर एग्जांपल चीजें एक्यूमुलेट हो जाए ना, आप लोगों को भी इस चीज का आइडिया, अगर 1 या 2 दिन का बीच में किसी टॉपिक के गैप आ जाए, तो उसके बाद जब आप उस टॉपिक को 2-3 दिन के गैप के बाद पढ़ेंगे तो वो बात उस तरह से बनती नहीं है। हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट फार्मूला नहीं आता तो उस फार्मूले की बेस पे जो सेकंड या थर्ड फार्मूला बन रहा होगा वो भी समझ नहीं आएगा, तो फिर वो रट्टा लगाना पड़ता है, रट्टा लगाने से बात बनती नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो साथ साथ चलना जरूरी होता है ताकि आप नेक्स्ट उसी टॉपिक की चीजें अंडरस्टैंड कर सकें। फिर सेकेंडली हर टॉपिक दूसरे के साथ लिंक्ड भी है, तो जो बातें किसी एक क्लास में हो जाए, टाइम लिमिटेशन है हमारे पास, बड़ा सफिशिएंट सही टाइम है कि हम जस्ट सिलेबस कवर कर सकते हैं, तो बार बार एक चीज को रिपीट करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा, और डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स जो डेली आते हैं उनके साथ भी जाते होगी, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो आप अगर तरतीब से सीक्वेंस से डेली बेसिस पे आके प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीनन नई चीज आपके लिए है। इनिशियली हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल भी लगे, लेकिन हर चीज जो मुश्किल होती है अगर उसे साथ साथ कर लिया जाए, डेली बेसिस पे कर लिया जाए, तो फिर चीजें आसान भी हो जाती हैं। तो ये बहुत लंबा सफर है, इसमें बहुत डेप्थ है, बहुत सवाल हैं, हमने इंशाल्लाह वो सब कुछ करने हैं, लेकिन मेरी अकेले की एफर्ट बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होगी, आपकी एफर्ट शायद उससे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो ये मेरी 2-3 बातें याद रहेंगी, काइंडली बता देंगे। नंबर 1 मैंने क्या कहा था, नंबर 2 मैंने क्या कहा है,
और नंबर 3 मैंने ये कहा, एसी चला दूं तो नहीं चला, सारे चला। और नंबर 3 बेटा मैंने ये कहा कि डेली का काम डेली करें, अगर मैं उसमें स्पेसिफिकली नहीं बता सका, और किसी भी दिन अगर लेक्चर किसी वजह से रह भी जाए तो कोशिश ये करें उसी दिन उसे कवर करना, चाहे रिकॉर्डिंग की बेस पे या अदरवाइज। वैसे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको रिकॉर्डिंग की तरफ ही जाना चाहिए। समटाइम्स ये भी होता है किसी दोस्त से पूछ लिया, लेकिन मेरा ख्याल वो तरीका सही नहीं है। जब एक ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उस प्रॉपर लेक्चर को सही तरह सुनेंगे तभी बेहतर रहेगा। और ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लिया है। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है कि आपने भी 1:30 पे रोज क्लास ज्वाइन किया करनी है, बिल्कुल उसी तरह से जिसमें आप क्लास में बैठते हैं वैसे ही रहना है, सवाई इसके कि आप फिजिकल क्लास में नहीं, जहाँ भी आप घर में हैं तो टेबल चेयर लगा के वहाँ पूरा क्लास का माहौल बना कर प्लीज पढ़ें। ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ चले जाते हैं, वो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। और जिनको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है ये एक्यूमुलेट हो जाती है। इकट्ठा ही ले लूंगा संडे को, तो संडे को बेटा उतने ही घंटे हैं जितने आज मंडे वाला दिन घंटे हैं, तो ये एक्यूमुलेट अगर चीजें होगी तो बिल्कुल कवर नहीं होती। और आखिरी महीने में जाके लेक्चर्स कवर हो रहे होते हैं वो बिल्कुल यूजलेस है। लास्ट वीक में सिर्फ रिवीजन होती है, और रिवीजन का मतलब क्या होता है, पढ़ लिया हुआ है, जस्ट उसी पढ़े हुए को दोबारा रिवाइज करना है। रिवीजन डजंट मीन पहली दफा सवाल हो रहा है। तो आप लोगों को भी इन चीजों का आइडिया ये हो जाता है, बल्कि शायद ये ज्यादा बेहतर है कि हम कह लेते हैं कि ये हो जाता था। आई होप कि ये नेक्स्ट टाइम रिपीट कम से कम इरादा तो किया जा सकता है, तो जरा जज्बे से बताया जा सकता है कि इंशाल्लाह एक इरादा तो किया जा सकता है कि इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। डन है प्लीज? तो अगर ये सब कुछ इंशाल्लाह आप कर लेंगे तो चीजें नई जरूर हैं, इंशाल्लाह आप एफर्ट करेंगे, मैं अपनी कोशिश करूंगा, तो मिलजुल के हमने सिलेबस को सही तरह से कवर करके इंशाल्लाह एग्जाम हॉल तक पहुंचना है। एग्जाम हॉल में अगर आपकी 100% एफर्ट होगी तभी आपको आप पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आएंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आप आईकैप का पेपर दे चुके हैं मेरा ख्याल है, वो इवन अगर पीआरसी के पेपर्स भी हों, वो चाहे एमसीक्यूज भी हों, तो इवन देन वहां बैठ के पता चल जाता है एक दफा कि हमारी तैयारी है ही नहीं। तो वो एक अलग बात है, खुदा ना खासा अगर तैयारी ना हो तो फिर वो अनफॉर्चुनेट टाइम भी वेस्ट होता है। तो एग्जामिनर आईकैप में पेपर वैसे ऐसा बनाता है कि जिन बच्चों की 100% तैयारी है वो उसे रीजनेबल अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो अगर आप बेटा अपनी तरफ से नहीं सही तरह तैयारी करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम भी कीमती है, वो भी वेस्ट होता है, और एक अटेम्प्ट के बाद दूसरी अटेम्प्ट को वैसी नेगेटिविटी सी क्रिएट हो जाती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होती है जिसमें पूरी एक दफा एफर्ट कर लेनी चाहिए। याद रहेंगी चंद बातें मेरी? चलें जज़ाकल्लाह, रजिस्टर कर लेते हैं। नोट साथ रख लीजिएगा, लेकिन मैं रजिस्टर का फर्स्ट पेज निकल। एक आखिरी चीज, यकीनन आपके साथ आपके दोस्त बैठे होते हैं, मैं यकीनन आपकी किसी दोस्ती से हरगिज को जेलस नहीं हूँ, ना ही खुदा न खास्ता मुझे बच्चे हंसते हुए बुरे लगते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि क्लास के टाइम पे अगर सही तरह पढ़ा जाए और क्लास के बाद ही जाके दोस्ती इंजॉय की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आई होप कि मेरी बात पूरी समझ आ गई आपको। तो ना मैं खुदा न खास्ता क्या हूँ, ना क्या खुदा न खास्ता, ना मैं आपकी दोस्ती के खिलाफ हूँ, ना ही मुझे बच्चे हंसते बुरे लगते हैं। लेकिन काइंडली अगर क्लास पे बेटा आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप क्लास एंजॉय भी करेंगे। अकाउंटिंग में यही प्लस माइनस, यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती थी तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, यही हमारी खुशी होती थी वैसे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैच हो जाए तो खुशी होती थी, तो अकाउंटिंग में यही खुशी है, तो हमने इन्हीं खुशियों को जरा एंजॉय करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बाकी दोस्तियाँ यकीनन है और उन्होंने रहना भी है, तो क्लास के बाद दोस्ती जारी भी है, सब कुछ है। लेकिन क्योंकि इस बात की खास वजह है मेरे नज़दीक, अगर एक दो या 4-5 सेकंड की भी डिस्ट्रैक्शन हो तो जो बात हो रही होती है वो बीच में रह जाती है, और उस वक्त अगर आपका ध्यान ना हो तो फिर अगली बातें भी समझ नहीं आती। ठीक है, तो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ आपको जरा सिचुएशन जो रियल है वो जरा समझा दूं, और आई होप कि फिर आप मेरी चंद बातों पे जरूर अमल कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते वक्त क्या फोकस होना चाहिए, क्या पढ़ लिया जाएगा। चलिए हेडिंग देखें, इससे पहले कि मैं नई बुक पर बात करूं, जरा एक दो पुरानी चीजें जरा रिवाइज करवा दें। तो सबके जहन में कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है सर? तो सर जी है सर, तो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलता जा रहा हूँ, इसी का एक और नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, उसी की बात कर रहा हूँ।
तो आप मेरे ख्याल अगर पहले बनवा दें बाद में लिखें, तो आप बोल दें मुझे चंद हेडिंग्स। सबसे पहले क्या आता है सर? आवाजें आनी चाहिए सर, प्लीज पार्टिसिपेट करें सर। सबसे पहले क्या आता है सर? सेल्स में से क्या लेस होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे 1 मिनट रुकें। कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी तक आपको कैसे पता कि कैलकुलेट होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अगर रिटर्न्स हो तो परचेज रिटर्न्स माइनस हो जाएंगी, अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स हो ओपिनियन ऐड होगा, फाइनली फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस होकर कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन 4 चीजें तरतीब से क्या? नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी मैं वर्किंग नहीं लिख रहा है सबके ज़हन में। तो अगर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो क्या आता है सर जी? क्या आता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट। पहले लिखवा देना सारा, मुझे लिखवा, बाद में आप लिखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से आगे बढ़े। अदर इनकम के 1-2 एग्जांपल ज़हन में लाएं। रेंट इनकम, कमीशन इनकम कोई और, इंटरेस्ट इनकम कोई और, डेप्रिसिएशन। उस इनकम को रहने दे, बोला था बात कर। अदर इनकम सिंपली वैसे मीन्स होता है कोई भी इनकम जो सेल इनकम के अलावा, चीजों को बेच के अगर कोई इनकम हो रही है वो तो सेल इनकम है। तो बिजनेस में गुड्स की सेल के अलावा अगर कोई भी इनकम है, रेंट इनकम, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा, कोई भी इनकम है, कुछ वर्ड्स में जानबूझ कर नहीं अभी, तो वो कोई भी इनकम अदर देन द सेल इनकम इज कॉल्ड एज अदर इनकम। याद रहेगा इस तरह। आगे चले आप अदर इनकम से आगे। अदर इनकम से आगे नहीं, अदर एक्सपेंसेस से नहीं है, इससे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर आपने ब्रेक करके पढ़ा होगा, तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस कैसे करते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस। तो 3 वर्ड्स लिख रहा हूँ, सोचें आपने सुने हैं पहले। नंबर 1 सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी वर्ड होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कभी कभी इसे एक लाइन में लिखा होता है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मैं जरा ब्रेक करके लिख रहा हूँ। फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस याद आ गया? 2 एग्जांपल्स इसकी हमेशा ध्यान में रखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और अगर बैंक से रिलेटेड कोई चार्जेस हैं, बैंक ने कोई अपना कमीशन आपसे लिए, तो बैंक से रिलेटेड आपका कोई एक्सपेंस हुआ है, तो इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल चार्जेस कंबाइन करके। देन इसके बाद अगर कोई और एक्सपेंस नहीं है, अदर एक्सपेंसेस नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड हो जाएगी, एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, क्या कैलकुलेट हो जाएगा? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। कोई मेरी बात में कंफ्यूजन बनाए पाते? हेडिंग्स लिखते हुए जो मैंने लाइंस लिखी हैं तो बोल के लिखिएगा अपने आप को सुना के। ये कहीं आगे आ जाएगा। नोट करके जरा बताना मुझे। लिख ले बेटा। देन सर ये जब हमने कॉस्ट ऑफ सेल की बात की है, तो हेडिंग लिखें नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल। बस हेडिंग लिख के आप रुक जाइएगा, पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैसेज सुन लीजिएगा।
ये जो वर्ड्स है कॉस्ट ऑफ सेल, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा इन्हीं वर्ड्स को देख के? कॉस्ट ऑफ सेल एक होता है वर्ड, एक है लफ्ज आपने लिखा है सेल। सेल का मीनिंग होता है जो चीजें आपने बेची हैं उनकी सेल प्राइस। रिपीट करें सेंटेंस, जो चीजें बेची हैं या ये जितने यूनिट्स बेचे हैं उनकी सेल प्राइस इज सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल का मीनिंग हो जाएगा फिर जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। क्या उनकी कॉस्ट उनकी सेल सेम होगी? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल बनी है। तो जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, और उनकी सेल प्राइस को कहते हैं सेल। सेल्स, सेल्स मीन सेल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड, गुड्स का मीनिंग क्या होता है? जो चीजें आप बेच रहे हैं, गुड्स, गुड्स का लफ्ज जो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, आपने होगा नहीं लेकिन जो पहले पढ़ा होगा वो जरा ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से पढ़ा होगा। जो आप लोग मुझे फॉर्मूला बता रहे थे वो ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से था। तो क्या बोल रहे थे आप लोग? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। डेफिनेटली परचेजेस और परचेज रिटर्न्स अगर हैं तो आपस में माइनस हो जाएंगी। कैरेज इनवर्ड्स होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन कम से कम ये चार चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए। कौन कौन सी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक टू गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारा लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो फोकस होगा वो ट्रेडिंग की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का थोड़ा सा आइडिया शायद पीएससी के स्टूडेंट्स को तो है, लेकिन यहीं से फिर इंशाल्लाह हम गेम शुरू करेंगे। आप लोग यहाँ तक जरा नोट करें। अभी तक जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी जहन में रहनी चाहिए, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, वो बात बाद में करते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स को परचेज करके सेल किया जाता है, ऐसे ही सर? लिख लिया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ अब हमने आना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चीजों को बना के बेचा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सोचें बना के बेचा जाता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको होंडा लिमिटेड की एग्जाम्पल दी थी। होंडा लिमिटेड वाले क्या करेंगे? गाड़ियां खरीद के या बना के बेचेंगे। लेकिन अगर कोई कार शोरूम हो तो वो खरीद के बेच रहा होगा, वो ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई फॉर एग्जांपल लेदर शूज बनाने वाली कंपनी को बाटा या सर्विस है, अगर मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रही है तो वो क्या करेगी? शूज को मैन्युफैक्चर करेगी और फिर सेल करेगी। अब मैन्युफैक्चर किससे करेगी? अगर कोई लेदर शूज है तो क्या खरीदना पड़ेगा उसे? उसे कोई लेदर खरीदना पड़ेगा, शूज बनाने पड़ेंगे और फिर बेचेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चीजों को बना के बेचा जाता है। अब अगर चीजों को बनाना है तो एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है। आप इस तरह जरा विजुअलाइज करें कि लेट्स अज्यूम आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और आप उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ एन एग्जांपल के जरा आसानी से बात समझ आ रहा है कि आप शर्ट्स बना के बेचना चाहते हैं। आप क्लॉथ से शर्ट्स बना के बेचना चाहते हैं। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे या ट्रेडिंग कर रहे होंगे? शर्ट्स बना के अगर आपने बेचनी है तो क्या बेटा फिर आपको कोई ऐसी जगह की जरूरत पड़ेगी जहाँ शर्ट्स बनानी है? तो जिस जगह आप शर्ट्स बनाएंगे वो फिर फैक्ट्री है। होंडा लिमिटेड वालों को गाड़ियां बनाने के लिए फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जूते बनाने के लिए फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। डेफिनेटली हमने कंपनीज के एंगल से बात करनी है। वैसे तो अगर हम एक शर्ट्स के एंगल से किसी दर्जी की दुकान से मिलाएं तो वहां भी सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन हमने बिजनेसेस के अगर एंगल से बात करनी है तो बिजनेस में फिर फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हेडिंग लिखें, जरा जरा ये विजुलाइज करते हैं कि ये फैक्ट्री में क्या क्या होता है। इस फैक्ट्री की जरूरत क्या ट्रेडिंग बिजनेस में भी होगी? क्या फैक्ट्री की जरूरत सभी ट्रेडिंग बिजनेस में भी होगी सर?
फैक्ट्री की जरूरत तो बेटा तब होगी ना जब चीजें हमने बनानी है, तो फैक्ट्री की कोई जरूरत ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं है, फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स मैं आज जितनी बातें करूंगा वो आप सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से करूंगा, ठीक हो गया? तो लेकिन उसको सुनते हुए आपने जरा विजुलाइज करना है कि आपकी अपनी ही फैक्ट्री है, ज़हन में सोच सकते हैं अपनी ही फैक्ट्री है। और लेट्स अज्यूम इस फैक्ट्री में नेक्स्ट लाइन में लिखें हमारा प्लान ये है कि हम क्लॉथ खरीदेंगे और उस क्लॉथ को स्टिच करके शर्ट्स बना के बेचेंगे। So let's assume there is a factory in which cloth will be purchased to stitch the shirts, and then the stitched shirts will be sold to the customers. समझ आ रही बात? तो अब इसके बाद मैं जो कुछ बनाऊंगा वो पहले आपने देखना है और बाद में फिर इस जो कुछ मैं लिखूंगा इसको काइंडली नोट भी करना है। तो आप जरा विजुलाइज करें, लेट्स अज्यूम आपकी अपनी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का क्या क्या रोल होगा ताकि ये शर्ट्स हम बना सकें। तो सबसे पहले नहीं देख सकते बेटा, एक मिनट। सबसे पहले क्या फैक्ट्री किसी लैंड पे होगी सर? सर जी सबसे पहले फैक्ट्री किसी लैंड पे होगी सर, फिर लैंड पे बिल्डिंग बनाएंगे। अब उस बिल्डिंग में डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे वो थोड़ा सा पहले मैं आइडिया देता हूँ, शुरू करता हूँ, देन फिर आप सोचिएगा। सबसे पहले बेटा बिल्डिंग्स में, फैक्ट्री की बिल्डिंग्स में मेरा सारा फोकस किस बिल्डिंग पे है? फैक्ट्री बना रहा हूँ सर। सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है रॉ मटेरियल स्टोर रूम, या इस तरह कहने जगह रखी जाती है जहां रॉ मटेरियल रखा जाता है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं बहुत से वर्ड्स बोलूंगा, वो आपके पास लिखे भी हुए हैं, उनका मीनिंग मेरे से भी सुनना है, पहले बात पूरी अंडरस्टैंड करें देन लिखने की कोशिश करें, कोई इशू नहीं है। मैंने सबसे पहले क्या वर्ड लिख दिया? रॉ मटेरियल स्टोर रूम। अब रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? तो ऊपर आ जाइए, जो मैंने लिखा है क्लॉथ और शर्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जिस चीज से आप फिनिश गुड्स बनाते हैं, जिस चीज से आप वो चीजें बनाते हैं जिन्हें आपने बेचना होता है, जिस चीज से आप वो चीजें बनाते हैं जिन्हें आपने बेचना है उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल, और जो चीज आपने बेचनी होती है उसे बोलते हैं फिनिश गुड्स। अगर फॉर एग्जांपल कोई शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो लेदर से शूज ने बनना, तो लेदर विल बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल, और जो शूज बन जाएंगे वो फिर फिनिश गुड्स। तो इन दिस एग्जांपल क्लॉथ विल बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल एंड शर्ट्स विल बी कॉल्ड एज। तो रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? जिससे फिनिश गुड्स बननी है। और फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? जिन्हें हमने बना के बेचना, जिन्हें बना के बेचना। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनती हैं और फिनिश गुड्स फिर सेल के लिए होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप खरीद क्या रहे होंगे, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स? रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे, लेकिन क्या रॉ मटेरियल खरीद के आपने रॉ मटेरियल बेचना होगा? आपने रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करना है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए, फिर फिनिश गुड्स को आप कस्टमर को सेल करें। तो सबसे पहले मैंने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया या कौन सी जगह रखी है जहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर हो जाए? अब देखिए इसमें ऐसे बेटा नहीं होगा कि आपने कोई एक शर्ट अगर बनानी है तो उसका क्लॉथ खरीदें, या दूसरी शर्ट बनानी है तो उसका क्लॉथ खरीदें। फैक्ट्रीज में इस तरह नहीं चल सकेगा। उसकी वजह यह कि फैक्ट्रीज वैसे ही रिमोट एरियाज में होती हैं, शहरों में नहीं होती। फिर एक एक शर्ट के लिए अगर आप क्लॉथ खरीदने जाएंगे वो तो वैसे ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगा। तो फैक्ट्रीज होती हैं शहरों से जरा दूर, इसलिए फिर आप इकट्ठा रॉ मटेरियल खरीद के अपने पास रख लेते हैं और फिर जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ती है उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम बनाने का मकसद क्या है कि इसमें रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया जाए और फिर जब इसकी जरूरत पड़े इसे इस्तेमाल करने के लिए इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। तो व्हाट इज द पर्पस, अपने लफ्जों में बताएं। क्यों मैं खरीदा इसे, क्यों बनाया इसे, इस डिपार्टमेंट को क्यों बनाया? इसमें रॉ मटेरियल रख लेंगे, कब तक रख लेंगे? जब तक उसकी जरूरत ना हो, और जब जरूरत पड़ेगी वहां से निकाल लेंगे। देयरफॉर क्या हो सकता है कि अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में, अकाउंटिंग पीरियड का सबको पता, अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे कोई हमारा रॉ मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हो, पिछले पीरियड में खरीदा था लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सका, पिछले पीरियड के एंगल से वो क्लोजिंग रॉ मटेरियल कहलाएगा, हमारे पीरियड के एंगल से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि हमने फर्दर परचेज कर लिया और रॉ मटेरियल खरीद लिया है, तो ओपनिंग में प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा? फिर प्लस हो जाएगा। और अगर हम उसमें से क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो बच गया है पीरियड के एंड पे वो माइनस करते हैं, तो हमारे पास फिर क्या चीज आनी चाहिए? वो मैं समझाता हूँ, मैं कुछ फिगर्स बोलता हूँ आपके सामने। लेट्स अज्यूम ओपनिंग रॉ मटेरियल है 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा था।
सबको समझ आ रहा है ये वर्ड? फिर आपने सपोज 1 लाख रुपीस का और रॉ मटेरियल खरीद लिया, पहले कितना पड़ा था 10,000, कितना और खरीदा, टोटल कितना हो गया 1,10,000, और लेट्स अज्यूम 20,000 रुपीस का रॉ मटेरियल अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर आपके स्टोर रूम में रह गया है, तो कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेटर की जरूरत हो कैलकुलेटर पकड़ लें। 10,000 प्लस 1,10,000 हो गया था, 20,000 का क्या करेंगे माइनस करके आपके पास आंसर जब 90,000 आएगा उसको क्या बोलेंगे, ये रॉ मटेरियल आपने बेचा नहीं होगा, ये आपने फिर इस्तेमाल किया हो, इसे बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल यूज्ड कहेंगे। तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज में से रिटर्न हुआ उसको माइनस करेंगे, और अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स है तो वो सब कुछ एज इट इज है। लेकिन अब यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड की बजाय कंज्यूम्ड वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको बेचना नहीं था, हमने इसे इस्तेमाल करना। बहुत से फॉर्मूला वगैरह वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, इसको लिखने की कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, फिलहाल सिर्फ अंडरस्टैंड करें, बाकी सब कुछ लिख के करें। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और जो चीजें होंगी वो बाद में सोच के प्लस माइनस करना सीखेंगे। ठीक हो गया? तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा, परचेज फ्रॉम सप्लायर, ठीक है, और फिर जब जरूरत होगी तो इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस रॉ मटेरियल को बोर्ड पे देखना आपने, प्लीज पर सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। अब इस रॉ मटेरियल की हमें शर्ट्स बनाने पे जैसे जैसे जरूरत पड़ती होगी, हम रॉ मटेरियल स्टोर रूम से रॉ मटेरियल उठा के इस्तेमाल करते होंगे। जिस जगह पे इस्तेमाल करके हम शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे इस फैक्ट्री के अंदर, उसको फिर बोला जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? इस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? इसमें प्रोडक्शन करना, किस चीज की प्रोडक्शन करना? शर्ट्स की प्रोडक्शन किस चीज से करना? तो क्लॉथ कहाँ से मंगवा लेंगे? नहीं, सप्लायर से यहाँ नहीं मंगवाएंगे, ऑलरेडी सप्लायर से मंगवा के कहाँ रखा होगा? स्टोर रूम में रखा होगा, फिर स्टोर रूम में से मंगवा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसकी बेस पे शर्ट्स बनाएंगे। अब जरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज़हन में लाएं जरा, अगर हम शर्ट्स बना रहे हैं तो वहाँ कुछ मशीनें लगी होंगी, वहाँ स्टिचिंग हो रही होगी, एम्प्लॉयज बैठे होंगे, शर्ट कटिंग, स्टिचिंग, पैकिंग में भी, तो एम्प्लॉयज उन शर्ट्स को फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। जब वो शर्ट्स बन जाएंगी कहाँ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो देन फिर उन शर्ट्स को टेम्परेरी तौर पे पहले शिफ्ट कर दिया जाता है फिनिश गुड्स स्टोर रूम में। ये फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उन चीजों को फिनिश गुड्स कहते हैं जिन्हें आपने बना के बेचना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल फिनिश गुड्स क्या थी? तो शर्ट्स कहाँ बन के फिर कहाँ आ जाएंगी? कहाँ बन के कहाँ आ जाएंगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन के फिनिश गुड्स स्टोर रूम में तब तक पड़ी रहेंगी जब तक वो कस्टमर के पास नहीं चली जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि चीजें बनी और कस्टमर के पास चलेगी, हो सकता है बेचने में कुछ दिन लग जाए। तो जब तक चीजें पड़ी बन गई है लेकिन बिकी नहीं है तो वो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में अवेलेबल रहेंगी। फिर यहाँ से जब सेल हो रही होंगी, क्या चीज सेल हो रही है? नहीं, मतलब फिनिश गुड्स शर्ट जब सेल हो रही होंगी तो फिर फिनिश गुड्स स्टोर रूम से कस्टमर को सेंड करते हैं, सोल्ड टू कस्टमर। तो मीन्स उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में खरीदा क्या जा रहा है? रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करके फिर फिनिश गुड्स बना के अपने पास रख लेंगे जब तक वो सेल नहीं हो रही, और फिर फाइनली फिनिश गुड्स कस्टमर को बेच के अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया प्लीज? तो व्हाट आर द 3 एरियाज जो मैंने अभी तक बताए? रॉ मटेरियल स्टोर रूम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड देन फिनिश गुड्स स्टोर रूम में। एक सेकंड आ जाए जरा, फिनिश गुड्स स्टोर रूम में आपकी फिनिश गुड्स पड़ी होंगी जो इस एग्जांपल के मुताबिक शर्ट्स, सब साथ है मेरे। अब फिनिश गुड्स के एंगल जरा सोचें, क्या हो सकता है कि पीरियड के स्टार्ट पे कुछ ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टोर रूम में पड़ी, वो शर्ट्स जो बंद तो पिछले पीरियड में गई थी लेकिन सेल नहीं हो सकी थी पिछले पीरियड में, वो शर्ट्स पिछले पीरियड में कहलाएंगी, पिछले पीरियड के एंड पे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हमारे वाले नेक्स्ट पीरियड में क्या कहलाएंगी? ओपनिंग फिनिश गुड्स। फिर इसमें फर्दर क्या ऐड होगा? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स? परचेज नहीं की होंगी हमने फिनिश गुड्स, हमने बनाई होंगी, तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट में ऐड हो जाएंगे, और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स से
फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कर सकते हैं। क्या फिनिश गुड्स बेच के हमने प्रॉफिट कमाना या रॉ मटेरियल बेच के कमाना? रॉ मटेरियल को बेटा इस्तेमाल करना है और फिनिश गुड्स को बना के फिर हमने सेल करना है। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन जरा मैं क्वांटिटी के एंगल से बात करता हूँ। लेट्स अज्यूम हमारे पास 1000 शर्ट्स पड़ी थी, तो 1000 शर्ट्स जो साल के शुरू में पड़ी थी उनको क्या बोलेंगे? ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स शर्ट्स। देन सपोज आपने 5000 शर्ट्स और बना ली, तो इसे प्लस होना चाहिए माइनस? प्लस करके आपके पास प्रोडक्शन और फिनिश गुड टोटल 6000 शर्ट्स अवेलेबल हो गई। अगर इसमें से 4500 सेल हो जाए तो रिमेनिंग फिर कितनी बचेंगी? 1500 रिमेनिंग हो जाएंगी। या अगर मैं रिवर्स वर्किंग कर लूं, ओपनिंग फिनिश गुड्स 1000, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स 5000, तो 6000 हो गया। क्लोजिंग अगर 1500 है, क्लोजिंग अगर शेयर 1500 रह गई है, तो 4500 शेयर्स हमने इस्तेमाल कर ली होंगी या बेच दी होंगी? फिनिश गुड्स को हमने बेचा होगा और हमने रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करना होगा। क्लियर हो गया प्लीज? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अभी लिखना नहीं प्लीज आपने, मैं बात थोड़ी सी कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ तक जो वर्ड्स मैंने बोले हैं कोई कंफ्यूजन रह गई हो? कुछ भी समझ नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये मैं इस पे कर कितने दिन के लिए क्लास ज्वाइन किया आपने इस समय? 6 मंथ्स। जी बेटा जरा डायग्राम में कंप्लीट करूं। फैक्ट्री में बना रहा था। ये 3 मेन एरियाज रिक्वायर्ड होते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर रूम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फिनिश गुड स्टोर रूम। लेकिन बहुत से और डिपार्टमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए। ये बात जरा आपके लिए नहीं होगी, इसलिए जरा बोर्ड को देखें और मेरी बातें समझें। समटाइम बेटा फैक्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स भी बनाए जाते हैं। क्या यहाँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्शन होनी है? यहाँ गुड्स बननी तो नहीं है, लेकिन ये क्यों जरूरी है? यहाँ जो लोग होंगे इनका काम ये होगा कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएं और एम्प्लॉइज पे नजर रखें और देखें कि क्या जो चीजें बन रही हैं वो किसी सर्टेन क्वालिटी लेवल से नीचे तो नहीं बन रही। ये ना हो कि चीजें बन जाए और उसके बाद फिर वो उस क्वालिटी की ना हो और हमें बेच के लॉस हो रहा हो। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, और फिर कोशिश ये भी की जाती है कि क्वालिटी में फर्दर इंप्रूवमेंट भी आए ताकि उन क्वालिटी को इंप्रूव करके फर्दर पैसे कमाए जा सके। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं होनी, इसने इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करना। बात मेरी समझ आती? लेकिन क्या यहाँ एम्प्लॉइज होंगे? इस पे खर्चे होंगे? तो ये खर्चा क्यों हो रहा है? नहीं मतलब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बड़ा अल्टीमेटली यही है कि अच्छी प्रोडक्शन हो सके। प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। फिर इसी तरह मशीनरी चलते हुए समटाइम्स ब्रेकेज का खतरा होता है, और मैंने भी आपको बताया कि फैक्ट्रीज समटाइम्स रिमोट एरिया में होती हैं, तो ये नहीं हो सकेगा कि जब मशीन खराब हुई उस वक्त कोई आप इलेक्ट्रिशियन वगैरह बुलाएं या मैकेनिक बुलाएं उसे काम करवाएं। आपने अपना ही बड़ी फैक्ट्रीज में रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया होता है। जैसे ही किसी मशीनरी में प्रॉब्लम आए या फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस रहती है, वो फिर अपने इन हाउस रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से ही काम करवा लिया जाता है। तो वंस अगेन यहाँ कोई एसेट प्रोटेक्शन नहीं होनी है, ये भी जो डिपार्टमेंट है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द मेन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कौन सा डिपार्टमेंट और हो गया? रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब यहाँ भी एम्प्लॉइज होंगे, उनकी भी सैलरी होगी, इन अदर वर्ड्स यहाँ भी खर्चे होंगे। यानी कि फिर अगर एम्प्लॉइज का काम ऐसा है जिसमें इंजरी का खतरा हो, ड्यूरिंग द वर्क इंजरी का खतरा हो, तो छोटी मोटी को डिस्पेंसरी टाइप बना ली जाती है। अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री हो जाए तो प्रॉपर एक हॉस्पिटल टाइप भी हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का प्रोडक्शन प्रोसेस है, डिस्पेंसरीज भी बनाई जाती हैं। समझ आ रही है? खुद ही बनाई जा रही है। देन उसके बाद एम्प्लॉइज अगर हो, फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय हैं तो उनका फिर खाने पीने का जिम्मेदारी भी ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री की जिम्मे ही होता है, क्योंकि एम्प्लॉइज फैक्ट्री के रिमोट एरिया में कहीं बाहर जाके खाना खाएंगे तो जितनी देर में वहां जाएंगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो देन कुछ कैफेटेरिया का भी अरेंजमेंट होता है, होना चाहिए। वैसे एम्प्लॉय बन के सोच रहे हैं, एम्प्लॉयर बन के सोच रहे हैं? एम्प्लॉयर बन के सोचेंगे फिर तो शायद ये दिल करेगा कि बगैर खाए पी लोग काम किया जाए, लेकिन बैलेंस अगर कर लिया जाए तो शायद जरूरत है। अगर टाइम वेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो भी आपकी का नुकसान है काम होने की वजह। तो कैफेटेरियाज बनाए जाते हैं। फिर आप जैसे नौजवान मुसलमान हो तो
नमाज के बगैर फिर आपका डेफिनेटली दिल नहीं लगता है, तो मस्जिद भी बनाई जाती है। तो ये जो मैंने एरियाज बनाए सारे वहां से वहां तक, क्वालिटी कंट्रोल से यहाँ, इनका क्या डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक है या इनडायरेक्टली? यहाँ ऐसे तो प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन दीज आर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर के प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक क्वालिटी की हो सके, और टाइम भी फिर चीजों पे वेस्ट ना हो, रिपेयर मेंटेनेंस में क्वालिटी कंट्रोल हो। बात मेरी पूरी क्लियर है? ये मैंने आपके सामने क्या बनाया, एक फैक्ट्री का एरिया विजुलाइज कराने की कोशिश की है। आप मेरे बस आखिरी चीज ये बता दें, इस फैक्ट्री में जितने डिपार्टमेंट्स हैं और जितने एक्सपेंसेस होंगे, उनका वाहिद सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सब फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स बनाने, ये सब एरियाज बनाने, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि चीजें बन जाए। तो यहाँ जितने खर्चे होंगे, उन खर्चों का मकसद ये है कि गुड्स मैन्युफैक्चर हो, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो। द ओनली पर्पज ऑफ फैक्ट्री इज टू मैन्युफैक्चर गुड्स, टू मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड्स। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होते, लेट मी फिनिश, टू मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड्स, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होते तो क्या फैक्ट्री बनाते? तो आपने ये फैक्ट्री क्यों बनाई है? बोले बोले लफ्ज बोले, तो मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बताने किसे कहते हैं अपने लफ्जों में? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीजें बनाई हैं ताकि उन्हें बेचा जा सके। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? जिन चीजों को खरीदा है ताकि फिनिश गुड्स बनाई जा सके, उन्हें रॉ मटेरियल कहते हैं। लिख लें, साफ सुथरी सी फैक्ट्री बनाइएगा, आधा सफल यूज करें अपना। ये बार बार शायद मुझे अगले टॉपिक्स में भी जाके आपको दिखानी पड़ेगी। बाकी मैंने बहरहाल इसमें हर एंगल से, सारे बिजनेस के एंगल से ये डायग्राम नहीं बनाई है। आप इस सॉर्ट ऑफ डायग्राम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि आपको जरा जनरल आइडिया हो जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली अगर कोई कंफ्यूजन है किसी बात में, ठीक आगे आगे ना आपसे रिक्वेस्ट होगी, साथ साथ रहिएगा, आगे भी डेफिनेटली बातें भी और होनी है। यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये आप लोग के रिस्पॉन्सिबल आ रहे हैं, टेंशन ना लें, ऑनलाइन स्टूडेंट से कह रहा हूँ। ये बेटा कैफेटेरिया में चीजें फिर बेची नहीं जाती हैं, कैफेटेरिया में फिर फ्री प्रोवाइड की जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल को पैसे ले लेंगे तो वो एक्सपेंसेस में से फिर नेट ऑफ कर लेंगे, तो रादर देन इनकम बनाने का। तो वो सब्सिडाइज्ड नॉर्मली होती है वहाँ, वर्कर्स, फैक्ट्री के वर्कर्स को जब आप प्रोवाइड करते हैं तो सब्सिडाइज फॉर्म में कर रहे हैं, तो अर्निंग के लिए सॉर्ट ऑफ नहीं होती। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्टली है जी, बस प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट में डायरेक्टली गुड्स बन रही हैं, उसके अलावा फिर जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो फिर इनडायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए। जी बुक इंशाल्लाह आपको मेरे ख्याल इंशाल्लाह इस वीक में मिल जाएगी, लेकिन कुछ दिन के लिए काइंडली अपना जरा नोट संभाल कर रखें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है, 2-3 दिन मेरे ख्याल है शायद नोट से जरा हेल्प ले लेते हैं। जी अगर नोट कर लिए तो बता दीजिएगा।
इनका लीजिए नोट्स अपने सामने रखें, ये जो नेक्स्ट पेज सिलेबस वाले पेज के बाद तो सर टर्म्स यहाँ से पढ़ने, फिर एक और वर्किंग करते हैं। ये पेन हाथ में रख लीजिएगा और वर्ड बाय वर्ड मेरे साथ से पढ़ना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, चलो बेटा सीरियस। In such a business, a factory in addition to the head office. बस यही जरूर रखिएगा। आप अपने दिन में ट्रेडिंग बिजनेस लाएंगे, अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो, और डेफिनेटली हम बेटा बिल्कुल एक छोटे लेवल पे बिजनेसेस की नहीं, कंपनीज के अंदर से बात कर रहे हैं। अगर आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है जिसमें आप चीजें खरीद के बेच रहे हैं, तो क्या फैक्ट्री होगी आपकी? अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो फैक्ट्री तो बेटा नहीं होगी, लेकिन क्या कोई ऑफिस बनाया होगा आपने? क्यों बनाया होगा? ब्रैकेट में जाएगा, बिजनेस को चलाना तो है ना आपने, और बिजनेस में जो चीजें खरीदी हैं वो बेचनी भी हैं, तो सेलिंग डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स के लिए आपने ऑफिस बनाया होगा। क्या ट्रेडिंग बिजनेस में ऑफिस होगा सर? सर जी होगा सर। किस किस काम के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग के काम के लिए। चीजें बेचनी है, किसको बेचनी है, कैसे बेचनी है, ये इसके लिए भी एम्प्लॉइज रखने पड़ते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और सेलिंग फंक्शन के लिए ट्रेडिंग बिजनेस में भी ऑफिस होता है और उसे हेड ऑफिस बोला जाता है। बस अभी पेज पे नहीं, वैसे ट्रेडिंग बिजनेस में भी ऑफिस को हेड ऑफिस बोल रहा हूँ मैं। उसका मकसद एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करना है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो उसमें हेड ऑफिस के साथ साथ क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी हेड ऑफिस होगा? क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हेड ऑफिस होगा सर? बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिपार्टमेंट, ये तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी होंगे, लेकिन हेड ऑफिस के साथ साथ किस डिपार्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी या किस एरिया की भी जरूरत पड़ेगी? हेड ऑफिस में बड़ा दो फंक्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के और सेलिंग के, लेकिन चीजों को बनाने के लिए आपको फैक्ट्री प्रेमिसेस की भी जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ हेड ऑफिस ही होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री के साथ साथ या हेड ऑफिस के साथ साथ फैक्ट्री की भी जरूरत पड़ती है। तो अब दोबारा पढ़े जरा मेरा सेंटेंस। इन सच बिजनेसेस, कौन से बिजनेसेस? फैक्ट्री इन एडिशन टू हेड ऑफिस इज नीडेड। अब ब्रैकेट के बाहर चले जाओ। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री क्यों है? फैक्ट्री क्यों है सर? तो मैन्युफैक्चर द गुड्स, और हेड ऑफिस भी होगा, क्यों होगा? एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्टिविटीज के लिए। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में फैक्ट्री नहीं होगी, बस हेड ऑफिस। अब ठीक है प्लीज। तो इन सच अ बिजनेस वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फैक्ट्री के साथ साथ हेड ऑफिस इज नीडेड। अब ब्रैकेट छोड़ दें, सेंटेंस पूरा कर दें। In such a business, the factory, in addition to the head office, is needed to manufacture the goods. कौन से goods? Finished goods. In such type of businesses, an extra statement called as cost of goods manufactured statement is also prepared in addition to an income statement. Simply means, अगर फर्स्ट टाइम किसी ने वर्ड सुना तो लिखना साथ रहा, statement of profit loss. Statement of profit loss, statement of comprehensive income, income statement. इंटरचेंजेबली वर्ड्स इस्तेमाल हो जाते हैं। जी सर, अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगी। सर जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगी सर, ताकि पता चले प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्या अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगी? बनेगी प्रॉफिट लॉस के लिए, लेकिन उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के साथ साथ ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक और स्टेटमेंट बनेगी। किस नाम से? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट मींस पेज पे हम कैलकुलेट ये करेंगे कि जो चीजें बनी हैं उनको बनाने पे कितनी कॉस्ट आई। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट किस बिजनेस में नहीं बनेगी? ट्रेडिंग बिजनेस में। उसमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगी, जस्ट खरीदा बेचा उसकी बेस पे प्रॉफिट क्या हुआ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी ये पता होना चाहिए कि बेच के चीजें अल्टीमेटली एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो बनना ही बनना है, लेकिन इन एडिशन टू दैट, and in addition to the statement of profit and loss,
आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी बनाएंगे किस बिजनेस में? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। इस स्टेटमेंट का किस बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज प्रिपेयर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनली। पढ़ने के बाद दोबारा पहला पैराग्राफ, कोई कंफ्यूजन अगर बात है तो बताओ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री होगी हेड ऑफिस के साथ साथ, और नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी बनेगी। अच्छा, ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बड़ा सब्जेक्ट है ना, इसमें हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कोई इतना ताल्लुक, या जो और स्टेटमेंट्स अगर किसी ने सुनी है उनसे ताल्लुक नहीं है। हम मेनली फोकस बस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की भी बात की है। तो यहाँ से अब ऑनवर्ड्स हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाना सीखनी है। लेकिन उसको बनाने से पहले आप इन वर्ड्स को एज इट इज अपने जहन में जरा पढ़ के ट्रांसलेट करना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट डज दैट मीन? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो चीजें बनाई गई हैं, मींस जो फिनिश गुड्स बनाई गई हैं, उनको बनाने की कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। तो वो स्टेटमेंट बनती कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको समझने से पहले, उस फॉर्मेट वगैरह की बहस में जाने से पहले कुछ और टर्म्स मैंने कुछ बोली है आपके सामने, लेकिन नीचे और लिखी नहीं है, पहले हम उनको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। आप चलते जाए तरतीब में मेरे साथ। नेक्स्ट लिखा हुआ बिफोर द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, और उस लाइन में नेक्स्ट में आगे क्या लिखा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अंडरलाइन कर लें, 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं। 3 types of stocks in a manufacturing business. Number 1, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? जो फिनिश गुड्स के बनाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल होता है। रॉ मटेरियल ही को एक और नाम भी आगे लिखा हुआ, पढ़ते जाएं जरा सेंटेंस, आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इसे इसलिए बोला जाता है, नेक्स्ट ब्रैकेट में जाएं जरा, क्योंकि ये मटेरियल नेसेसरी पार्ट मींस इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स होता है। एक ऐसा मटेरियल जो फिनिश गुड्स पे डायरेक्टली लगना है, ऐसा मटेरियल क्या कहलाता है? डायरेक्ट मटेरियल। और उसी को क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। क्या शर्ट्स को बनाने के लिए क्लॉथ रॉ मटेरियल है? वही डायरेक्ट मटेरियल भी है। क्या लेदर इज अ रॉ मटेरियल ऑफ द शूज? तो रॉ मटेरियल ही को डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। रॉ मटेरियल लगना किस पे होता है? फिनिश गुड्स पे। ठीक है। अब क्या पीरियड के स्टार्ट पे रॉ मटेरियल का कोई स्टॉक हो सकता है? वो ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कहलाएगा। और क्या पीरियड एंड पे भी हो सकता है? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है प्लीज? हमारी हेडिंग इस वक्त क्या हम पढ़ क्या रहे हैं? 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। उसमें से पहला कौन सा हो गया? तो इसको ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन देखें, फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हो सकता है और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। हाँ ऑब्वियसली, अगर फॉर एग्जांपल जितनी चीजें आप बनाएं वो सारी ही बिक जाए, आपने 1000 यूनिट्स बनाए, 1000 यूनिट्स ही बिक गए, तो डेफिनेटली स्टॉक नहीं होगा। लेकिन अगर बनाए ज्यादा और बिके कम, क्या ज्यादा क्या कम? अगर ज्यादा प्रोड्यूस हुए और कम सेल हुए तो जो बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? वो अगर पीरियड एंड पे देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक, अगर उसी को नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट में देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक। तो फिनिश गुड्स का स्टॉक भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो सकता है। तो नंबर 1 कौन सा हो गया? नंबर 2 कौन सा हो गया? देन थर्ड वर्ड पढ़े नीचे, वर्क इन प्रोसेस के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेमी फिनिश गुड्स। अपनी तरफ डायग्राम फैक्ट्री के देखें जरा, जो रजिस्टर में आप बना रहे हो। रॉ मटेरियल स्टोर रूम में तो रॉ मटेरियल के स्टॉक्स पड़े होंगे। फिनिश गुड्स स्टोर रूम ढूंढे, उसमें फिनिश गुड्स के स्टॉक्स पड़े होंगे। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामने रखें अपने। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल ने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना है, ऐसे ही है। अब लेट्स अज्यूम जब पीरियड एंड हुआ तो कुछ शर्ट्स ऐसी थी जिन पे अभी फॉर एग्जांपल बटन लगने थे या उनके कफ लगने रह गए थे, तो क्या ऐसी शर्ट्स फिनिश गुड्स हैं? फिनिश गुड्स शर्ट्स तब होंगी जब 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर लेस देन 100% काम हुआ है चीजों पे, लेस देन 100% काम हुआ है, तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? वर्क इन प्रोसेस। रॉ मटेरियल क्या होता है? इस पे अभी काम स्टार्ट होना है, काम स्टार्ट होना। रॉ मटेरियल स्टोर रूम क्लॉथ पड़ा है, अभी काम शुरू ही नहीं हुआ, तो वो तो है रॉ मटेरियल। अगर 100% काम हो गया फिर फिनिश गुड्स है।
और अगर लेस देन 100% काम हुआ है तो वर्क इन प्रोसेस है। क्या उसे सेमी फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं? अगर लेट्स अज्यूम 5% काम हुआ है तो फिर भी वर्क इन प्रोसेस है। अगर 90% काम हुआ है, 70% काम हुआ है, 99% भी इवन हुआ है, तो जब तक 100% काम नहीं होगा तब तक फिनिश गुड्स वर्ड नहीं हम बोलेंगे। तो सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोसेस सिंपली मींस लेस देन 100% कंप्लीटेड गुड्स। ये लिखें जरा ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट आप बना, लेस देन 100% completed goods। बात प्लीज समझ आती है सर? अगर बेटा 10% काम भी है, 10% काम भी हो गया, 12%, 15%, 50%, 60%, जब तक 100% काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कौन सा वर्ड यूज नहीं करेंगे? फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स अगर वर्ड यूज नहीं करेंगे, काम अभी जारी है, सिंपली ट्रांसलेट द वर्ड वर्क इन प्रोसेस, काम अभी हो रहा है। तो अगर काम हो रहा है तो क्या इसका भी कोई स्टॉक पॉसिबल है? अगर फॉर एग्जांपल पीरियड के एंड पे 1000 शर्ट्स ऐसी हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, तो उसके लिए वर्ड क्या बोलेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट पे क्या कहलाएगा? तो अगर लेट्स अज्यूम हमारे पीरियड में 80% काम हुआ है तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। यही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और बाकी रिमेनिंग 20% काम फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। करंट अकाउंटिंग पीरियड में लेट्स दोबारा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। करंट अकाउंटिंग पीरियड में फॉर एग्जांपल अगर 80% काम हो गया है और काम कंप्लीट नहीं देर पर हुआ तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहेंगे। यही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। और फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इस पे फर्दर कितना काम होगा? 80% या 20%? फिर 20% जब और होगा तो फिर ये टोटल 100% होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगे। तो अगर लेस देन 100% काम हुआ है तो करंट ईयर के एंगल से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। तो देयर कुड बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एज वेल एज फिनिश गुड्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो वहां किस चीज का स्टॉक बच सकता है? जो चीजें खरीदी होंगी बस उसी का होगा, उसे फिनिश गुड्स कहलाए। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें हो सकता है नंबर 1 रॉ मटेरियल कुछ पड़ा रह गया हो, नंबर 2 फिनिश गुड्स पड़ी रह गई हो, नंबर 3 कुछ वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक भी हो सकता है। अब यहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट है, ऊपर से जहाँ से शुरू किया हमने पेज वहां से लेके ये स्टॉक्स तक दोबारा जरा एक नजर रिवाइज करो। और प्लीज यही इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा सा पढ़ पढ़ के जरा रिवाइज करके फाइनल कर ले जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर है? पार्टिसिपेशन रखा करें तो पता चले कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही। Any confusion, please? Any question? ये वजह इसका मतलब है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, इन तीनों तरह के स्टॉक्स का ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे जो रॉ मटेरियल पड़ा था, जो चीजें इन प्रोसेस थी या जो फिनिश गुड्स पड़ी थी वो ओपनिंग स्टॉक्स हैं, और पीरियड के एंड पे अगर ये चीजें पड़ी हैं तो ये क्लोजिंग स्टॉक्स। ठीक है? एनी अदर कंफ्यूजन? देन सर अब हमने करना ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले गुड्स को बनाने में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज क्लियर है मेरा? ऑल्टरनेटिव ये भी कह सकता हूँ डायरेक्ट मटेरियल यूज होता है। किसको बनाने में सबसे पहले तो क्या इस्तेमाल होना ही होना, रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना। लेकिन बेटा सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं आएगी, अपनी फैक्ट्री साथ रखिएगा जब भी मैं फर्दर डिस्कशन करूँ, फैक्ट्री की डायग्राम साथ रखें। क्या एम्प्लॉइज की सैलरी की कॉस्ट भी आएगी?
अब क्या एम्प्लॉइज हर डिपार्टमेंट में होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टोर रूम एंड एंडिंग ऑन फिनिश गुड स्टोर रूम, और बीच में रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्या हर जगह एम्प्लॉइज होंगे सर? आपकी अगर फैक्ट्री है तो एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे, लेकिन जो फैक्ट्री की सैलरी है उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया जाता है। पहले आप सुन लीजिएगा, फिर लिखा हुआ जो मैं बोलूंगा आपके पास पेज पे लिखा हुआ डायग्राम देखनी है अपने सामने जो फैक्ट्री बनी हुई। फैक्ट्री में जितने एम्प्लॉइज होते हैं उन एम्प्लॉइज की सैलरी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले एक लफ्ज होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फोकस करें, होते हैं इसमें एम्प्लॉइज। अब इन्हें डायरेक्ट लेबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज व्हिच आर वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर। और ऑब्वियसली ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इसके अलावा भी जितने एम्प्लॉइज है फैक्ट्री के अंदर मसलन कहां से कहां तक, किसी स्टोर रूम में हो, रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, किससे बाहर हो, फैक्ट्री के अंदर लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाहर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको भी अपने सैलरी देनी है, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में पार्ट प्ले नहीं कर रहे, देयरफॉर उन लोगों की सैलरी कहलाती है इनडायरेक्ट लेबर। तो अगर मैं आपके सामने कहूँ, कभी कहूँ लेबर कॉस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी। अगर मैं कहूँ डायरेक्ट लेबर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और अगर इनडायरेक्ट लेबर कहूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द salary of those employees which are working within factory but outside the production department. अब आपने दो टर्म्स ढूंढनी है अपने पेज पे, जरा ढूंढे। एक डायरेक्ट लेबर ढूंढ के पढ़े और थोड़ा सा पहले नीचे चले जाएं और इनडायरेक्ट लेबर ढूंढेंगे। थोड़ा सा काइंडली दो तीन हेडिंग छोड़ कर तो फिर मैं अभी कवर करता हूँ। एक नजर पढ़ लें, इसके मेन वर्ड्स हाईलाइट करें। डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। इसके साथ लिखना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज। और देन कैन यू प्लीज नीचे तरह जाए, इनडायरेक्ट लेबर सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज विद वर्किंग विद इन फैक्ट्री। सारी बहस हमारी फैक्ट्री के अंदर हो रही है, लेकिन आउटसाइड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड्स, यहाँ से एक एग्जांपल लिखी हुई है, ऑल एम्प्लॉइज अदर देन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज, उनकी सैलरी के लिए वर्ड इनडायरेक्ट लेबर। एनी कंफ्यूजन? व्हाट इज द मीनिंग डायरेक्ट लेबर? इंग्लिश की जरूरत नहीं अपने लफ्जों में। उन एम्प्लॉइज की सैलरी को डायरेक्ट लेबर कहते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और उनके अलावा फैक्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह जरा एक वर्ड जरा रिवर्स में चले, जरा पहले इनडायरेक्ट मटेरियल ढूंढना, जरा रिवर्स, इनडायरेक्ट लेबर के ऊपर ही इनडायरेक्ट मटेरियल। और इसको समझने के लिए जरा थोड़ा सा और ऊपर जाकर बताएं, डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? नहीं, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? ऐसा मटेरियल जिसने डायरेक्टली फिनिश गुड्स पे लगना है वो रॉ मटेरियल है या डायरेक्ट मटेरियल? उसकी इसी तरह जैसे अभी हमने इनडायरेक्ट लेबर समझा, अगर रॉ मटेरियल के अलावा कोई और मटेरियल फैक्ट्री में इस्तेमाल हो जाए, किसके अलावा क्या इस्तेमाल हो जाए? रॉ मटेरियल के अलावा कोई भी मटेरियल अगर फैक्ट्री में इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसको डायरेक्ट मटेरियल की बजाय इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? जिसने फिनिश गुड्स पे लगना है, और अगर उसके अलावा भी कोई मटेरियल है तो वो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल की जरा लाइन पढ़े, जरा एनी मटेरियल अदर देन द, आपको क्लीनिंग मटेरियल अगर फैक्ट्री की सफाई के लिए हो सकता है, फैक्ट्री की सफाई के लिए मटेरियल, फिर कोई मशीनों पे ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, उसी तरह जिस तरह बाइक्स में लाया था, बाइक्स का ऑयल रेगुलरली चेंज होता है, सर जी होता है सर। इसी तरह अगर मशीनरी है तो उसकी भी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अगर ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स लग रहे हैं या चेंज हो रही, ऑयल की चेंजिंग हो रही है, तो क्या उस ऑयल ने, लुब्रिकेंट्स ने हमारी इस एग्जांपल के मुताबिक शर्ट्स पे लगना है? उसने कहाँ लगना है? तो फिनिश गुड्स के अलावा अगर मटेरियल ने कहीं इस्तेमाल होना है तो देन फिर वो डायरेक्ट मटेरियल की बजाय इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। तो व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? जिस मटेरियल ने डायरेक्टली फिनिश गुड्स पे लगना है और अगर उसके अलावा कोई भी है फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो उसे कैसे बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज डायरेक्ट लेबर? बोले बोले प्लीज। और अगर उसके बाहर है तो इसी तरह अगर प्रोडक्शन में किसी रॉ मटेरियल ने लगना है, प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स बनाते हुए, तो डायरेक्ट लेबर मटेरियल है, और अदरवाइज अगर है तो इनडायरेक्ट मटेरियल।
डन है प्लीज। अब यहाँ से बड़ा सिर्फ 3 कैटेगरीज रह जाएंगी, वो सुने मेरे साथ। मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट अगर हमने बनानी है तो एक होगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मींस रॉ मटेरियल कॉस्ट। नंबर 2 होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कौन सी दो हो गई? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा अब जो खर्चे हैं, क्या फैक्ट्री में कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी होंगे? कोई फैक्ट्री के एसेट्स की इंश्योरेंस की कॉस्ट भी हो सकती है? क्या फैक्ट्री के एसेट्स की कोई डेप्रिसिएशन भी हो सकती है? डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस क्या रहेगा? तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। अब आप दरमियान में हेडिंग ढूंढे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। व्हाट इज द मीनिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स? ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री, किन दो को छोड़ के, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनकी मेन हेडिंग क्या होती है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा? सर जी इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा सर? डायरेक्ट मटेरियल भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा? वो एक अलग हेडिंग है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की कॉस्ट हो, इंश्योरेंस कॉस्ट हो, डेप्रिसिएशन हो, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में जितनी कॉस्ट इंकर होगी उसका मेन हेड क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर मैं कभी आज के बाद आपके सामने फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड बोलूं तो कौन सी दो चीजें आपके जहन में नहीं आएंगी? और उसके अलावा जो फैक्ट्री की कॉस्ट है वो जिस भी नाम से है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में देयरफॉर इनडायरेक्ट बेटा मटेरियल भी आएगा और इनडायरेक्ट लेबर भी आएगी। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? प्लीज ये दोबारा सब कुछ एक दफा रिवाइज कर लें, तो कंफ्यूजन लेके आगे नहीं चलना प्लीज। आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं, बस यहीं यहाँ तक मैंने वर्ड्स पढ़े, ऊपर हेडिंग में कंप्लीट होगी, जरा एक नजर रिवाइज करना। ओवरहेड सिंपली मींस एक्सपेंसेस की वर्ड है। ओवरहेड्स का मतलब होता है मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्चा है, तो ऐसा कोई इसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता। ओवरहेड्स एक्सपेंसेस के लिए वर्ड है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये उन एक्सपेंसेस के लिए बोला जाता है जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, तो अदर एक्सपेंसेस के लिए वर्ड है। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी कभी आपने शायद वर्ड सुना हो, तो ये ओवरहेड्स होते हैं अदर एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली बात करें फैक्ट्री के अदर एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री के ऑल अदर एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये कोई और कंफ्यूजन जहन में आती है? जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनके और भी बहुत से नाम है, मैंने अभी एक एक बोला, जब हम लिख रहे होंगे तो इंशाल्लाह साथ साथ और डिस्कस कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं, तो वो मैं जब स्टेटमेंट हम बनाएंगे इंशाल्लाह उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने हो सकता है जो पीआरसी वाले स्टूडेंट्स हैं शायद कुछ और वर्ड सुने हो, तो इंशाल्लाह कर लेता मैं बात। जी दानिशा सब कुछ हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, समटाइम्स एक से ज्यादा रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं जिनसे फिनिश गुड्स बन रही हो। गेम ऑन है सर, इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जी यहाँ तक कोई और कंफ्यूजन? जी जी, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में एम्प्लॉइज हो, फिनिश गुड्स स्टोर रूम में हो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो जहाँ मशीनें लगी हुई हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके अलावा जहाँ भी एम्प्लॉइज है, चाहे वो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में हो, फिनिश गुड स्टोर रूम में हो, वो सब इनडायरेक्ट लेबर। जी जी, वर्क इन स्टोर नहीं ऐसा होता है, वर्क इन प्रोसेस आपने को रखा है सच नहीं होता, ये मशीनों के ऊपर ही लगी होंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट बन रही है, कोई बटन जाएगा, तो ये वहीं मशीनरीज में ही होगा, किसी को उतार के अपने लगा नहीं रखा होगा। इसका तरीका ये होता है कि जब ईयर एंड आता है, स्टॉक ईयर एंड पे काउंट होता है, तो जब ईयर एंड आता है तो आप एज एन अकाउंटेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहां बस ये गिन लेंगे कितनी शर्ट्स हैं फॉर एग्जांपल इस डाटा के मुताबिक, और वो शर्ट्स कितने परसेंट कंप्लीट हो गई हैं, तो वो कोई अलग नहीं उतारी होंगी, वो अगर आप विजुलाइज कर सकें तो वहीं मशीन बनाने वाले के पास ही कहीं पड़ी होंगी। तो हो सकता है अभी स्टिचिंग प्रोसेस में हो, तो कोई किसी को स्टेज पे होगी शर्ट, को किसी स्टेज पे होगी, तो वो अलग से कोई रूम बना के उसमें नहीं रखेंगे, तो मशीनरी के ऊपर ही वर्क इन प्रोसेस लगा होगा।
क्या ख्याल है, एक सोचिए जरा। तो फॉर एग्जांपल अगर दर्जी शर्ट बना रहा है तो जिस वक्त बना रहा होगा वही वर्क इन प्रोसेस है, तो वो वर्क इन प्रोसेस बना रहा होगा, हम उसे वर्क इन प्रोसेस कहते जा रहे होंगे, तो वो कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं होगा, वो इसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही जो चीजें बन रही और कंप्लीट नहीं हुई, बस वो वर्क इन प्रोसेस है। आप ये बस कह सकते हैं कि वर्क इन प्रोसेस हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पता चलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो गुड्स बन रही वहां से पता चलेगा। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना पड़ा है ये आपको रॉ मटेरियल शोरूम से पता चलेगा, फिनिश गुड्स में कितनी चीजें पड़ी हैं वो आपको फिनिश गुड्स शोरूम से पता चलेगी, और वर्क इन प्रोसेस में कितनी आइटम्स हैं और वो किस स्टेज पे हैं ये आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पता चलेगा। ठीक जी, कोई और कंफ्यूजन रहेगी उसमें? नहीं, वो हेड ऑफिस से कहलाता है बहस है। अभी मैंने आज आपके सामने जो डिसीजन की है ये है फैक्ट्री के एंगल से। हेड ऑफिस में अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के नाम से एज इट इज वहीं आएगा जहां एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। अपने जेन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक सेकंड बनाइएगा। ये जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, अदर इनकम लिखने के बाद आएंगे, चाहे वो सेलिंग डिपार्टमेंट के हो और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के चाहे हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनकी सेम प्रेजेंटेशन। फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस हैं इन्होंने किसी और वे से कैलकुलेट होना है और कंसिडर होना है, वो भी मैंने डिस्कस करना है। ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दोनों में हेड ऑफिस होगा और दोनों में सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस वही होंगे जहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अदर इनकम के बाद सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस लिखे होते हैं। तो अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड हेड ऑफिस का है तो वो एडमिन एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड फैक्ट्री का है तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। तो वो फिर अभी कहाँ प्रेजेंट होने हैं वो फिर मैंने अभी बताना। अगर एक ही बाउंड्री में फर्क, एक ही एरिया में फैक्ट्री भी है और हेड ऑफिस भी है तो फिर बेटा उसके भी तरीके हैं, उसमें हम फिर ये देखेंगे कि कितने एरिया में फैक्ट्री है कितने एरिया में हेड ऑफिस है, उसको सेग्रीगेट होना चाहिए। लेट्स अज्यूम सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 25,000 है और फिर हम ये देखेंगे कि कितना एरिया फैक्ट्री में है कितना अदरवाइज है, उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। ये अलग-अलग पता होना चाहिए कि चीजों को बनाने का खर्चा कितना है, मैन्युफैक्चर का खर्चा कितना है, सेल का खर्चा कितना है और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना है। तो अगर कोई एक्सपेंस कॉमन होगा तो उस कॉमन एक्सपेंस को फिर हम एलोकेट करेंगे, और एलोकेट फिर वो टाइम बेसिस पे भी हो सकता है कि वो कितना टाइम इसकी सिक्योरिटी पे लगाता है या उसकी लगाता है, या अगर इस तरह नहीं कर सकते तो वो कितने एरिया को सेफगार्ड कर रहा है, उसमें से फैक्ट्री के प्रेमिसेस कितने हैं और हेड ऑफिस के कितने, तो वो डेफिनेटली फिर भी अपोर्शन करेंगे और अपोर्शन करके मैन्युफैक्चरिंग अलग और हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस अलग। ठीक है, मेरी बात सही समझ आ गई जी? और कोई बेटा क्वेश्चन? चले अब स्टेटमेंट, मेरा ख्याल टाइम तो है लेकिन यहाँ तक आज काफी फर्स्ट डे था, तो इंशाल्लाह कल स्टेटमेंट पे बनाएंगे। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट फिलहाल यही है कि अभी किसी बुक्स की टेंशन में ना रहिएगा, जो हो रहा है इसको बस साथ साथ पढ़ते रहिएगा। 2-4 दिन अभी हमें लगेंगे शायद कि हम चीजें ग्रैस्प कर सकें सही तरह। ठीक है, जो बातें क्लास के स्टार्ट में ही है वो प्लीज ध्यान में रखनी है। कल क्लास का टाइम प्लीज बता दें कितने बजे? सर जी कितने बजे से? अल्लाह हाफिज, टाइम पे आया कर। सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर